Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग 1.6 पढ़ते हैं, स्कोप ऑफ होम साइंस। गृह विज्ञान का क्या क्षेत्र है, ये हम लोग इसको स्कोप देखेंगे। क्या अवसर मिलेगा इसमें, ये सब हम लोग देखेंगे। द स्कोप ऑफ ईच एरिया ऑफ होम साइंस अलॉन्ग विथ स्किल बिल्डिंग फॉर डेली लिविंग हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन टेबल 1.2। अब देखिए, गृह विज्ञान का क्षेत्र में बहुत सारे अवसर हैं, ये हम आपको आगे के वीडियोस में बताए थे। तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये अवसर किस तरह से हमारे काम आएंगे, ये हम लोग टेबल 1.2 में देखेंगे। तो आइए टेबल 1.2 देखते हैं। टेबल 1.2 एरिया वाइज स्कोप एंड स्किल बिल्डिंग फॉर डेली लिविंग। अब देखिए, बहुत सारे क्षेत्र हैं, ठीक है। तो क्षेत्र के अनुसार, अलग अलग एरिया के अनुसार हम लोग देखेंगे कि किस तरह से होम साइंस हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा काम आता है, ठीक है। तो आइए स्कोप देखते हैं। स्कोप को अवसर कहते हैं, साथ ही साथ स्किल बिल्डिंग फॉर डेली लिविंग। अब देखिए, सबसे पहला एरिया जो है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट को हिंदी में कहते हैं संसाधन प्रबंधन। बिकमिंग अ कंज्यूमर कॉन्शियस इंडिविजुअल। अब देखिए, आप एक ग्राहक हैं। कंज्यूमर कौन होता है? ग्राहक, जो वस्तु को या सेवाओं को इस्तेमाल करता है। तो उसको सतर्क रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि वो जो भी वस्तु का इस्तेमाल कर रहा है या जो भी सेवाएं ले रहा है वो सही होनी चाहिए। तो ये सब हम लोग होम साइंस में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग को सतर्कता बरतना है। वाइजली मैनेजिंग फैमिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब देखिए, आपको अपने घर का जो भी कमाई है, जो भी खर्च है, इसको आपको मैनेज करना है कि इनकम कितना हो रहा है, खर्च कितना करना है। Recognize the need for saving money and making investment। आपको ये भी समझना होगा कि आपको पैसा बचाना है, साथ ही साथ निवेश करना है। Adopting work simplification measures for overcoming fatigue and managing time and energy। अब देखिए, आपको ये भी समझना होगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप समय कैसे बचाएं, आप ऊर्जा कैसे बचाएं, अपना एनर्जी कैसे बचाएं, आप किस तरह से अपने काम को मैनेज करें ताकि आप अच्छे से काम कर सकें, ठीक है, आप गलतियां ना करें। Recognizing the mutual relationship between space organization and aesthetics। अच्छा, आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपको जगह, जो आपके घर में जगह होगा उसको आपको ठीक से रखना है, संगठित रूप में रखना है, ताकि ऐसा रखना है कि आपका घर सुंदर भी दिखे। ऑप्टिमली यूटिलाइजिंग एंड कंजर्विंग एनर्जी सोर्सेज अराउंड यू। आपके आसपास जो भी ऊर्जा का स्रोत है उसको आप सही तरीक़ा से इस्तेमाल करें, उसको बचाएं। डेवलपिंग इको फ्रेंडली कॉन्शियसनेस। आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जो भी आप काम करें वो पर्यावरण के अनुसार हो, आप पर्यावरण को ठीक से रखें। क्योंकि देखिए, अगर आपके आसपास का माहौल अच्छा रहेगा तभी आपका माहौल अच्छा रहेगा, आपका जीवन अच्छा रहेगा। डेवलपिंग एप्टीट्यूड फॉर वर्क एथिक्स एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स इन डेली लिविंग। अच्छा, आप जो काम करते हैं आपको उसके लिए नियम बनाना होगा कि आप कितने बजे से कितने बजे तक काम करेंगे, किस माहौल में काम करेंगे, क्या काम करेंगे। फिर आपका जो हर रोज़ का जीवन है, ठीक है, उसमें भी आपको कुछ नियम कानून रखना होगा कि कब खाएंगे, क्या पहनेंगे, किस तरह से रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग एक एक करके आगे पढ़ेंगे। तो ये सब तो देखिए रिसोर्स मैनेजमेंट का है, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो भी संसाधन है उनको आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे स्कोप आप देख लिए पहले, ठीक है। अब स्कोप देखने के बाद हम लोग स्किल बिल्डिंग देखेंगे। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ वाइस कंज्यूमर। अब देखिए, होम साइंस जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो एक अच्छा जागरूक ग्राहक होता है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या अधिकार होते हैं। अगर आपको पता होगा कि आपका अधिकार क्या है तो आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा, आपको पता होगा आपका जिम्मेदारी क्या है तो आप सही निर्णय ले पाएंगे। एबिलिटी टू यूज कंज्यूमर एड्स वाइल परचेजिंग गुड्स और यूजिंग सर्विसेज। जब आप कोई सामान
खरीदेंगे या आप किसी से कोई सेवा लेंगे, तो आपको ये पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपको किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है, ये आपको पता रहना चाहिए। कॉन्शियसनेस बिल्डिंग रिगार्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्राहक है, उपभोक्ता उपभोक्ता सुरक्षा कानून, ये क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई दुकानदार आपके संग कुछ गलत कर रहा है, आपको गलत सामान दे दिया या आपको कोई गलत सेवा दिया, आपका नुकसान हुआ, तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। एप्टीट्यूड टू मैनेज एक्सपेंडिचर विद इन द अवेलेबल इनकम, अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए, आप में ये भी क्षमता होना चाहिए कि आपके पास जितना कमाई है, जितना पैसा है, उसी में आप अपने खर्चों को मैनेज कर सकें। प्रोफिशिएंसी इन सेविंग मनी, आप में बचत करने की योग्यता होनी चाहिए। एबिलिटी टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम, आपको ये पता होना चाहिए, आप में ये योग्यता होना चाहिए कि जो आप सेविंग्स कर रहे हैं, जो निवेश कर रहे हैं, ठीक है, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएँ। डेक्सटेरिटी इन मेकिंग अ टाइम प्लान एंड यूजिंग वर्क सिंप्लीफिकेशन मेथड फॉर सेविंग एनर्जी, अब देखिए, आपको ऊर्जा बचाना है, ठीक है। इसके लिए आपको टाइम प्लान बनाना होगा, समय किस समय क्या काम करना है, टाइम प्लानिंग करना होगा। साथ ही साथ जो आप काम करते हैं उसको आपको ईजी करना पड़ेगा, ठीक है। आप जितना हो सके जैसे मान लीजिए आप अगर दाल बना रहे हैं तो कुकर में दाल चढ़ा दिए, उसी के साथ साथ आप सब्जी काट लीजिए। आप या तो बेसिन में बर्तन धो सकते हैं, आप वॉशिंग मशीन में जब कपड़ा धो रहे हैं तो साथ साथ आप दूसरा काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्लानिंग करके आप अपने समय को बचा सकते हैं। आगे हम लोग और देखेंगे टाइम प्लानिंग के ऊपर कैसे कैसे कर सकते हैं। एक्सपर्टाइज इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर परफॉर्मिंग वेरियस हाउस होल्ड एक्टिविटीज, अब देखिए स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, आप ये भी सीखेंगे कि देखिए घर में सारा सामान आप एक जगह तो नहीं रख सकते, आपको सामान को अलग अलग जगह रखना होगा। तो आप ये देखेंगे कि घर का काम करते समय आपको कौन सा सामान कहाँ रखना है, घर का जो जगह है उसको किस तरह से आपको सजाना है, ताकि आप अपने घर में अच्छे से काम कर सके, आपका काम जल्दी जल्दी हो और आपको परेशानियां ना हो। Discernment in using renewable and non-renewable resources of energy at home, अच्छा, आपको ये भी ध्यान ध्यान देना होगा कि घर में जो आपका सोर्सेज है, ठीक है, आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जो ऊर्जा मिल रहा है, उसमें कुछ कुछ तो आपका रिन्यूएबल है, ठीक है, और कुछ कुछ नॉन रिन्यूएबल है। तो आप उसको उपयोग कैसे करेंगे, उसकी क्षमता आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। ability to prevent environment degradation and use eco-friendly product and practices, अच्छा, अब आपको तो ये पता होगा कि हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण, इसको हम ही लोग को बचाना है, ठीक है। तो अपने पर्यावरण को गंदा होने से रोकने के लिए हम लोग को ये कोशिश करना होगा कि ऐसे सामान का इस्तेमाल करें जो वातावरण के लिए ठीक हो। अप्रिशिएटिंग द वैल्यू ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स, अब देखिए जो भी नियम कानून आप बना रहे हैं, ठीक है, उसके मूल्य को आप समझेंगे, उस नियम कानून के महत्व को समझेंगे, उसको निभाएंगे। बस ये नहीं कि बनाने के लिए नियम कानून बना लिए लेकिन मान नहीं रहे, ऐसा नहीं है। आप अगर जीवन को अच्छे से जिएंगे तो ये आपके लिए लाभदायक होगा और आपके साथ रहने वालों के लिए भी लाभदायक होगा। आगे देखिए हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट देखते हैं, मानव विकास। रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम अर्ली टू लेट चाइल्डहुड, अब देखिए आपको ये समझना होगा कि बचपन से आप जब एक बड़े हो जाते हैं तब तक किस तरह से अलग अलग परिस्थिति में आपका विकास होगा। अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल चेंजेस, डेवलपमेंटल टास्क, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट, अब देखिए एडोलेसेंट क्या होता है, किशोरावस्था, जब आप 18 साल के हो जाते हैं या उससे बड़े होते हैं। तो ये समझना होगा कि 12 साल के बाद, 10 साल के बाद जब आप बड़े हो रहे हैं तो आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आ रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप में विकास हो रहा है, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, ठीक है, परिवर्तन क्या क्या है, क्या क्या समस्याएं हो रही हैं आपको, ये भी ध्यान देना होगा। बीइंग सेंसिटाइज टूवर्ड्स स्पेशल इशू इन ह्यूमन डेवलपमेंट, अब देखिए हर एक व्यक्ति का जो विकास है, मतलब जब आदमी बड़ा हो रहा है तो उसको हो सकता है किसी किसी तरह के
समस्याएं हो, कुछ मुद्दे हो, तो इनको समझना ज़रूरी है। आगे देखिए, कॉम्पिटेंस इन केयरिंग फॉर द चाइल्ड एज पर फिजिकल, मोटर, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब ये समझना होगा कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषा, फिर साथ रहने का संज्ञात्मक विकास, तो बच्चे का सारा विकास किस तरह से हो रहा है ये आपको देखना होगा। तो इसके ऊपर भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे कि बच्चे को कैसे रखा जाता है, तो काफ़ी आपको जानकारी मिलेगी। एप्टीट्यूड फॉर फैसिलिटिंग द साउंड डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स। अब देखिए, जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं उनका पूरी तरह से विकास हो, इसमें भी आपको होम साइंस बहुत मदद करेगा। प्रोफिशिएंसी इन मैनेजिंग एंड केयरिंग फॉर पीपल विथ स्पेशल नीड्स। अच्छा, जो लोगों को समस्याएं हैं, ठीक है, जिनको विशिष्ट ज़रूरतें होती हैं, तो उनको किस तरह से उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा ये भी आप सीखेंगे। आगे देखिए, अब ये सब आप जो टॉपिक्स यहाँ देख रहे हैं ना, इसके ऊपर आगे बहुत सारा चैप्टर्स है, बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप लाइन से जब पढ़ेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। अब हम लोग देखेंगे फैब्रिक साइंस, वस्त्र विज्ञान, कपड़े के बारे में देखेंगे। वाइजली सिलेक्टिंग फैब्रिक फॉर डिफरेंट एंड यूज। अब देखिए, एक ही कपड़ा आप हर समय नहीं पहन सकते, आप अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, तो अलग अलग इस्तेमाल के लिए आपको किस तरह से कपड़ा लेना है ये आप सीखेंगे। आगे, getting acquainted with different textile finishes and using simple techniques for fabric enrichment। अब देखें, टेक्सटाइल फिनिशेस क्या होता है? रेशों से कपड़े बनते हैं, पर ऐसा तो नहीं है ना आप रेशा पहन लेंगे, सूता पहन लेंगे, धागा पहन लेंगे, ऐसा तो नहीं है। उससे कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसको टेक्सटाइल फिनिशेस कहते हैं। और किस तरह से जो आपका फैब्रिक है, जो आपके कपड़े हैं, उसको आप अच्छे से रख पाओ, ये सब टेक्निक हम लोग सीखेंगे। वाइजली सेलेक्टिंग एंड मेंटेनिंग क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स। अब ये भी सीखेंगे कि कपड़ों को, वस्त्रों को किस तरह से आपको चुनना है और उनका देखभाल कैसा करना है, तो ये सारा चीज़ हम लोग आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। एक्सपर्टाइज इन आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक अप्रोप्रिएट टू एंड यूज़। अब आप ये देखेंगे कि एंड यूज़ मतलब जो एक कस्टमर इस्तेमाल करता है, ठीक है, उसके हिसाब से सही कपड़ा क्या होगा उसको पहचानना आप सीखेंगे, उनको चुनना सीखेंगे। डेफ्टनेस इज इन यूजिंग टेक्सटाइल फिनिशेस फॉर फैब्रिक एनरिचमेंट। अब देखिए, वस्त्र सज्जा, कपड़ा सजाने के लिए आप सीखेंगे कि कपड़े को कैसे रखा जाता है, क्योंकि देखिए सिर्फ कपड़ा ले लेने से नहीं होता है, कपड़े को संभाल के रखना भी पड़ता है, ठीक है, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। आगे देखिए, एबिलिटी टू बाई क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल बाई जजिंग क्वालिटी एंड लेवल। अब आप जब कपड़ा खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे कपड़े को छू के कि इसका क्वालिटी कैसा है, उसमें लेबल लगा रहता है, तो वो भी आप देखते हैं, तो इससे आप समझ पाते हैं ये कपड़ा कैसा है। फिर आप उसको खरीदते हैं तो लेबल कैसे पढ़ा जाता है, क्वालिटी कैसे चेक किया जाता है, ये भी आप आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो होम साइंस में बहुत कुछ है जो आप देखेंगे। कॉम्पिटेंस इन लॉन्ड्रिंग एंड स्टोरेज ऑफ क्लोथ्स। आप ये देखेंगे कि कपड़े को कैसे धोया जाता है, ठीक है, साथ ही साथ उनको कैसे रखा जाता है। कैपेबिलिटी टू प्रोटेक्ट, अच्छा यहाँ ये वाला जो है कैपेबिलिटी, ये आपका फूड एंड न्यूट्रिशन का है, तो पहले आइए फूड एंड न्यूट्रिशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आपके बुक में थोड़ा ऊपर नीचे करके भी देता है कभी कभी, तो हम लोग सिस्टमैटिकली पढ़ रहे हैं तो वैसे ही पढ़ेंगे। अब देखिए, फूड एंड न्यूट्रिशन, खाद्य, खाना, और उसके साथ साथ पोषण तत्व, ये हम लोग देखेंगे। रिकॉग्नाइज द इंटर रिलेशनशिप ऑफ फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। आप ये देख पाएंगे कि किस तरह से खाना, पोषण और स्वास्थ्य इसमें संबंध है। प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग बैलेंस्ड मील एज पर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। आप ये देख पाएंगे कि जो आपका पौष्टिक ज़रूरत है, आपको जितना आवश्यक है पोषक तत्व, उसके हिसाब से आप अपना खाना खाएंगे। प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग
थेरेपेटिक मील्स फॉर द सिक। अब जो लोग बीमार हैं उनके हिसाब से आप उनके लिए खाना बनाएंगे, तो ये भी आप सीखेंगे आगे के चैप्टर्स में होम साइंस में कि ऐसा क्या क्या खाना है, अलग अलग बीमारी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो ये सब रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो कि आपको होम साइंस में पता चलेगा। आगे देखिए, आगे बोल रहा है capability to protect the health of the family by providing nutritionally rich food। आपके घर में जो लोग रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आपको क्या करना होगा, उन लोग को पौष्टिक खाना देना होगा। तो ये योग्यता आप में आ जाएगी अगर आप होम साइंस अच्छे से पढ़ते हैं तो। competency in preparing balanced meals to suit the nutritional requirement of individual। अब आपके घर में जितने भी लोग हैं सबका एक जैसा ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। आप एक बच्चे को जितना पोषण देंगे और एक बड़े को जितना पोषण देंगे उसमें डिफरेंस होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा किसकी क्या ज़रूरत है और उसके अनुसार उसको आपको पोषण तत्व देना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ क्या बोल रहा है, proficiency in meal planning as per signs and symptoms of nutritional status and deficiency disease। अब देखिए, जो लोग बीमार हैं, ठीक है, या जो लोग में लक्षण है बीमारी के, उनके अनुसार आपको खाना बनाना होगा। थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करना पड़ेगा, जैसे बहुत लोग उबला खाते हैं तो उनके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत बदलाव करना होगा। aptitude for modifying diet for sick person and nutrition related health problems। अब देखिए, जो बीमार लोग हैं, ठीक है, या जिनको शारीरिक कोई कठिनाई है, कोई किसी का स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, तो उनके लिए आपको अलग तरह का खाना देना होगा। आगे बोल रहा है expertise in assessing nutritional status and recognizing signs and symptoms of common nutritional deficiency disease। अच्छा, ये भी आप देखेंगे कि पोषण तत्व अगर कम होता है, ठीक है, तो उससे क्या क्या बीमारी होता है, तो उसको भी आप समझेंगे। अलग अलग तरह के जो बीमारी होते हैं उनके लक्षण को आप पहचान पाएंगे, उसके हिसाब से क्या पोषण तत्व देना है, क्या पौष्टिक आहार खाना है उसको आप समझ पाएंगे, फिर उस हिसाब से आप खाएंगे, अपने परिवार के लोगों को देंगे। एबिलिटी टू यूज़ अप्रोप्रिएट स्टोरेज एंड फूड प्रिजर्वेशन मेथड। आप ये देखेंगे कि आपका जो खाना है घर का उसको आप अच्छे से रख पाएंगे, ठीक है। ये मेथड आप सीखेंगे ताकि वो खाना ख़राब ना हो और इस्तेमाल कर पाए। तो यहाँ पे 4 चीज़ें थी, फूड एंड न्यूट्रिशन आप पढ़े, फैब्रिक साइंस देखे, ह्यूमन डेवलपमेंट देखे और सबसे पहले रिसोर्स मैनेजमेंट देखे, ठीक है। तो ये सारे के ऊपर बहुत सारा मॉड्यूल्स, बहुत सारा चैप्टर्स, बहुत सारे वीडियोस आपको आगे मिलेंगे। तो लाइन से पढ़ते रहिए, फिर सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर एग्ज़ाम में अच्छे से लिखिएगा।